अस्सलाम वालेकुम बिलाल, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह ऐवान। तुम सुनाओ। और सेट हो? आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से आज ये हमारी पहला पहली एपिसोड है बेसिकली अपने पॉडकास्ट की। पॉडकास्ट का नाम है BNW। BMW नहीं है, BNW, बिलाल एंड वकार। सो आगाज़ करते हैं आज की पॉडकास्ट का। बिलाल, बेसिकली इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगा। आज की जो एपिसोड है वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन के ऊपर होगी। नेक्स्ट में फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। हाँ, ठीक है। इसी में ना कर लें आपका। चलो, हाँ, आप देखते हैं वो फिर कैजुअल अब डिस्कशन चलती रहेगी, तो फिर मेरा इंट्रोडक्शन हम्म। भी आ जाएगा, सारा आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं पहले आपके इंट्रोडक्शन से। आपकी स्टडीज़ के हवाले से आप कहाँ पे पैदा हुए एक्सेट्रा। तो बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। यार मैं तुमने इस तरह वो कर दिया जैसे मैं कोई बड़ा कोई गेस्ट हूँ और जिस तरह कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी हो। बट ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इससे स्टार्ट करते हैं कि मैं मेरा वैसे बेसिकली ताल्लुक सियालकोट से है। और उसके बाद अर्ली एजुकेशन वगैरह भी मेरी सियालकोट से ही हुई थी। उसके बाद आई वेंट टू कॉमसैट इस्लामाबाद। अंडर ग्रेड मैंने वहाँ से किया। उसके बाद आई वेंट टू लम्स, मास्टर मैंने वहाँ से किया। तो ये यानी छोटा सा इंट्रोडक्शन। लेकिन आई थिंक ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आ, हम एक दूसरे को जानते कैसे हैं, तो वहाँ से अगर वो स्टार्ट करें तो वो ज़्यादा आई थिंक बेस्ट होगा। आ, हाँ जी, बेसिकली मैंने ज्वाइन किया था IBM सितंबर में 2019 को। हम्म। तो मुझे विविडली याद है अपना पहला दिन। मुझे 8 बजे तकरीबन पहुंचना था एक क्लाइंट साइट में। हम्म। अगर क्लाइंट साइट को मैं मेंशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन चलो, कर मैं, देंगे बाद में कहीं ना कहीं आ हाँ, जाएगा। इंशाल्लाह, किसी हाँ, आगे फनी कर स्टोरी। देंगे। तो 8 बजे मैं वहाँ पे पहुँचा। पहुँचने के बाद मैं अपने मैनेजर के साथ बैठा, बात की। उन्होंने मुझे थोड़ा-सा बताया कि यार, ये प्रोजेक्ट है, इसमें हमने काम करना है और अभी हमारे पास 3 बंदे हैं, ठीक है? आहिस्ता-आहिस्ता और बंदे आना स्टार्ट होंगे। मैंने कहा ठीक है यार, हम्म। ये तो कर लेंगे, क्योंकि इससे पहले मैं एज़ अ BI इंजीनियर जॉब कर रहा था। सही सही। एक लोकल कंपनी थी, इन्फॉर्मेटिक्स, वहाँ पर मैं जॉब कर रहा था एज़ अ BI इंजीनियर, पावर BI डेवलपर था। और IBM जो है वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम ऑफ माइंड कि यार मैंने IBM या टेराडाटा, इन दोनों में से किसी कंपनी में मैंने जाना है। और अल्लाह ने किया कि IBM में ही मेरा हो गया वहाँ पे 2019 में। हम्म। तो मेरे मैनेजर ने बताया कि यार ये प्रोजेक्ट है। तो मैं डायरेक्टली बेसिकली क्लाइंट साइड चला गया था। मेरे पास लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं था उस वक्त। उसके बाद मैंने मीटिंग अटेंड करके मैंने वापस जाना था IBM। वहाँ पे मैंने लैपटॉप भी लेना था, और फर्स्ट डे पे जो होता है वो बताते हैं IBM के बारे में सारा कुछ, वो अभी होना था मेरा। मीटिंग अटेंड की। मीटिंग अटेंड करने के बाद सबके पसीने छूट रहे थे, और मैं अभी समझ रहा था कि हो क्या रहा है हम्म। इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो मेरे साथ आदिल भी थे, टीम लीड थे उस वक्त। उस वक्त हम्म। मेरे ख्याल से जब आप थे उस वक्त वो नहीं थे, आदिल भी आए नहीं थे। हाँ वो नहीं थे उस टाइम। आदिल भी थे, मैं था, मुदस्सिर था और मूसा। हम हम्म। सारे IBM की तरफ से क्लाइंट साइड में बैठे हुए थे। मैं सिर्फ इमेजिन ही कर सकता हूँ कि वो पहली मीटिंग और कैसी क्या मीटिंग रही थी। हो। अच्छा, जो पहली मीटिंग थी ना, उस मीटिंग में मैं, मैनेजर हमारे, और साथ टीम के कुछ बंदे थे, और क्लाइंट साइड के बंदे बैठे हुए थे वहाँ पे। सही सही। और वो, हम IBM के वेंडर हैं, और लग रहा था कि हम यहाँ हैं, वो वहाँ से आ रहे हैं, तो यूँ करके रहा है। सारे पसीने पसीने हुए हुए थे। तो मुझे तो अभी कुछ समझने में हो रही थी कि यार ये प्रोजेक्ट है क्या, क्या हिसाब का। तो फिर मैं चला गया। फिर उसके बाद एक सेशन हुआ जिसमें क्लाइंट के बंदों ने हमें बताना स्टार्ट किया कि यार ये प्रोजेक्ट है। और मुझे फिर बाद में पता चला कि बेसिकली जो
मुझे जिस प्रोजेक्ट में मैं हूँ वो एज अ ऑपरेशंस का है। हम्म। ठीक है, जब मैं पावर बीआई डेवलपर था वहाँ पे तो ये था ना कि एक ये भी दो तीन डिजि चीजें डिफरेंशिएट भी करेंगे हम आगे जाके, कि ऑपरेशंस अगर कोई कहे तो उसका क्या मतलब है और डेवलपर उस कहे तो उसका एग्जैक्टली क्या मतलब वो वही मैं उसमें आने वाला था। तो मैं एज अ पावर बाई डेवलपर था, ठीक है। मैं कुछ रिपोर्ट्स वगैरह बनाता था, ज़्यादातर बनी होती थी, कोई कॉपी करके ना पेश कर देता था। कोई नई चीज़ आ गई तो क्लाइंट के पास जाना और वहाँ से थोड़ी सी वो करके ना कर लेना। तो मैं उस सिचुएशन में था। और पावर बीआई बेसिकली एक बीआई टूल है जो हम रिपोर्टिंग और डैशबोर्ड के लिए यूज़ करते हैं। हम्म। और हमने ETL टूल भी SSIS यूज़ किया हुआ था। और वो बेसिकली क्या था, सुबह हम 9 बजे ऑफिस जाते थे और मैंने एक रिपोर्ट खोलनी होती थी, मेरी बनाई हुई थी कि यार मेरी जॉब कंप्लीट हुई हुई कि नहीं हुई हुई। हम्म। अगर नहीं हुई हुई तो हमने सिर्फ चलानी होती 2 घंटे वो जॉब कंप्लीट करके मेरा डैशबोर्ड रिफ्रेश होता था। तो हम्म। मैं इस माइंडसेट से आया हुआ था। तो तो मैंने एक सिमिलर यार काम यहाँ पे सिमिलर भी काम होता है है। वो, मतलब हाँ। इजी है। 9 बजे जाओ, 5 बजे, पाँच कभी 3 बजे कभी 5 बजे हम फ्री होके ना घर में आ जाया करता था। तो हम्म। वहाँ पे जब उन्होंने कहा कि यार ये जॉब्स हैं यहाँ पे, जब कुछ फेल फेल होती है तो हमें जॉब को रन करना होता है। मैंने यार एक मासूमाना क्वेश्चन पूछ लिया, मासूमाना क्वेश्चन सीरियसली। मैं तो ये समझ रहा था, मैंने कहा यार देखो, अगर ये जॉब फेल हो रही है तो इस जॉब को मैंने उसी वक्त चलाना है या मेरे पास थोड़ा हम्म। सा टाइम होगा। जो मेरे जो टीम लीड थे उसमें मुझे वो जानते नहीं थे, उन्होंने मुझे यूं करके देखा, ठीक है। अब मैंने तो अपने हिसाब से, क्योंकि मैं तो अपने पिछले माइंडसेट से आया हुआ था, क्योंकि हम्म। जॉब अगर नहीं चली तो मैंने रन कर दिया, वो तो 2 घंटे में पूरे होके मेरा सारा काम चल रहा है ना, सारी रिपोर्ट चल रही है, मैं तो इस माइंडसेट से आया हम्म। हुआ था। हम्म। अब क्या हुआ कि मेरे टीम लीड लेके गए मैनेजर को, उन्होंने एक दो बात वगैरह की है उनसे। अब मुझे अब यार समझ आ रही है कि वो बात क्या थी। हम्म। टीम लीड मेरे पास दोबारा सब टीम को खड़ा बिठाया, उन्होंने कहा कि यार हमने ना ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने ताकि उनको पता चले कि इनको कुछ आता ही नहीं है। अब मुझे समझ आ गई, मुझे समझ आ गई मेरी टीम लीड ने मैनेजर के साथ क्या बात की होगी। उन्होंने ये कहा था कि यार मुझे नॉर्मली आपने पहले। नॉर्मली ये हाँ, होता है कि आप जैसे एज ए जूनियर रिसोर्स हो कहीं पे या कुछ इस तरह से, तो आप ये सोच रहे होते हो कि यार मैं तो क्वेश्चन करूंगा और जो सीनियर रिसोर्सेज हैं वो आंसर करेंगे और इस तरह से मेरी यानी ग्रोथ वगैरह होगी। लेकिन जब आप क्लाइंट के साथ वो कर रहे होते हो तो इसके उल्ट होता है बिल्कुल। तो ऐसा ही आई है, आई ऐसा कैन ही है। अंडरस्टैंड दैट, आई कैन अंडरस्टैंड। तो उन्होंने जब ये कहा ना कि यार हमने ना ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने, तो हम्म। मुझे पता चल गया कि क्या सीन है। हम्म। करते करते फिर बेसिकली आप ज़्यादा उसको कर सकते हो। तकरीबन हमने अ, तकरीबन हम अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर तक हम सिर्फ 2-3 ही बंदे थे। हम्म। जब मुझे ये पता चला कि यार ये इस जॉब में 24/7 रहना पड़ेगा आपको, हम्म। मॉर्निंग इवनिंग और नाइट शिफ्टें लगेंगी। लिटरली मैं बहुत खुश था। IBM में हूँ मैंने, एक तो IBM इतनी बड़ी कंपनी है, मैं एक छोटी हम्म। यूनिवर्सिटी से आया था। छोटी यूनिवर्सिटी से आके मैं वहाँ पे आया, और ये चीज़ भी मैं मेंशन करूँगा, एक छोटी यूनिवर्सिटी से इतनी बड़ी कंपनी में काम करना और लोगों के रिएक्शन और एक्सप्रेशन देखना, ये मैंने हम्म। नोट किया था वहाँ पे, ये भी चीज़ मैं डिफाइन करूँ। लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जब मुझे ये पता चला कि 24/7 मैंने यहाँ पे काम करना है और हम सिर्फ 3 या 4 बंदे हैं। तो एग्जैक्टली लिटरली एग्जैक्टली। मैं यूँ बैठा हुआ था और आंखों से आंसू नहीं आए बस। ये था क्योंकि मैं एज अ जूनियर था, L1 ही आया हुआ था और मैं सब रिसोर्सेज में सबसे जूनियर था। हम्म। पहले तो ये हुआ कि उन्होंने, क्लाइंट ने कहा कि यार 2 दिन आपने नाइट नहीं करनी, थोड़ा समझो बिजनेस को और करो। बेसिकली लिनक्स सर्वर थे, सारा कुछ था, मुझे लिनक्स में नहीं आती थी, वो भी मैंने स्क्रैच से सीखा था। मेरे पास बर्डन था कि IBM इतनी बड़ी कंपनी है, मैंने अपने आप एग्जैक्टली। प्रूफ भी करना है। तो बस ये है कि एज अ जूनियर फिर मैं कभी, उन्होंने मुझे 3-3 नाइटों में लगा दिया। नाइट कर रहा हूँ, मॉर्निंग कर रहा हूँ, इवनिंग कर रहा हूँ, इस तरह चलता रहा। हम्म। तो हम एक्चुअली वेट कर रहे थे कुछ लोगों का। फॉर एग्जांपल, जब भी मैं हमेशा एक
पावर पॉइंट होती थी उसको खोलता था, उसमें कुछ नाम लिखे होते थे जिसमें बिलाल, मकसूद, तैमूर, ठीक है, हसीब अहमद और हाफिज़, ये नाम हाँ, लिखे होते थे और मैं वो खोल के बैठा ये होता था बंदे यार ये आ रहे कब, हैं ये लेकिन बंदे आ कब रहे हैं आएंगे कब और आएंगे। कब आएंगे, मैं खोल के देख रहा होता था यार कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। लेकिन वो फिर ये हुआ कि जब भी हम काम हुआ करते थे तो एक क्लाइंट साइड से भी कहता था यार एक बंदा आएगा हाफिज़, वो सब कुछ कर देगा, एक बंदा आएगा हाफिज़ वो सब कुछ कर देगा। मैं एक और बंदे का नाम मेंशन करना भूल गया हूँ, वो था साद अशरफ, वो भी नाम था। फिर करते करते चीज़ें मैंने सीखी, थोड़ा सा टाइम मैंने ज़्यादा मैं दे रहा था और इस तरह करते फिर आप लोगों ने ज्वाइन किया। तो आपने कब ज्वाइन किया था उसको, आईबीएम को, और आपकी जर्नी यहाँ से कैसे स्टार्ट हुई थी, ये बताएं। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही सोच रहा था क्योंकि जब भी हमारी बात शुरू होती है किसी भी आईबीएम के एक्सपीरियंस के ऊपर, तो फिर काफ़ी हम ऑफ द ट्रैक चले जाते हैं और यानी वो पुरानी एक तो मेमोरीज और वो नाइटें और वो इस तरह वो याद आने लग जाता है। बट बट हाँ, वो पहला इंट्रोडक्शन था मेरा और तुम्हारा और बाकी जितने भी लोग थे वहाँ पे उस टीम में, और इस तरह से हम मिले थे। तो मैंने आई थिंक मुझसे किसी ने इसी तरह सीवी वगैरह मांगी हुई थी कि तुम अप्लाई वगैरह कर लो, इस तरह पोजीशंस हैं कुछ, अप्लाई करो उनके ऊपर। तो बहुत से लोगों की तरह मैंने भी इसी तरह फॉरवर्ड की हुई थी सीवी। तो आई थिंक मैंने भी अगस्त या सितंबर के अराउंड कुछ इस तरह से रिज्यूमे अपना उनको दिया था। और उसके बाद कुछ वही इंटरव्यू का कुछ प्रोसेस था वो हुआ। उसके बाद कुछ इस तरह से ना जैसे वो कोई इस तरह की न्यूज़ आई थी कि हायरिंग फ्रीज़ है अभी तो नेक्स्ट क्वार्टर से, कोई इस तरह का ना आईबीएम का कोई चक्कर होता था कि वो इस क्वार्टर में इतनी लिमिट की है हायरिंग की या फिर अगले क्वार्टर। तो मेरी जो स्टार्ट डेट थी फिर उन्होंने रखी थी स्टार्ट डेट, बेसिकली उन्होंने मेरी रखी थी 31st ऑफ दिसंबर, क्योंकि वो उसी क्वार्टर में मुझे हायर करना चाह रहे थे। और क्योंकि अगले क्वार्टर में कोई इशू था उसमें हायरिंग फ्रीज होना था कुछ इस तरह से, खैर। तो मैं 1 जनवरी से यानी बेसिकली मैंने प्रोजेक्ट जो था वो ज्वाइन किया था। और उसके बाद से यानी रेस्ट इज़ हिस्ट्री कि आई थिंक और मैं सब लोगों को कहीं और भी बात हो रही है जैसे कहता आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टीम्स दैट आई हैव एवर वर्कड विद। और उसकी वजह ये नहीं थी कि हम सारे काम में बहुत अच्छे थे या कुछ इस तरह से, उसकी उसकी वजह ये थी कि हम सारे हेल्प में बहुत अच्छे थे एक दूसरे को, इस तरह जूनियर सीनियर वाला कोई चक्कर नहीं था, एक अच्छा टीम एनवायरनमेंट वहाँ पे था। तो आईबीएम से यानी मेरा इंट्रोडक्शन है वकार से, और बाकी भी जितने लोग हैं आई डोंट नो, आई थिंक सो कि हम उनमें से भी किसी को बुलाएंगे इसके ऊपर, इस पॉडकास्ट के ऊपर, कि वो भी अपने एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करें। तो ये था कि आईबीएम में हम मिले। उसके बाद अभी वकार जो है वो किसी और जगह काम कर रहा है, मैं किसी और जगह काम कर रहा हूँ। बट उसके बाद से हम लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं। मैं जितनी देर इस्लामाबाद में रहा हूँ वहाँ पे हम रेगुलरली मिलते भी रहे हैं। और अभी भी यानी एक कांटेक्ट में है एक दूसरे। तो ये यानी इंट्रोडक्शन था। जो बाकी चीज़ें थी, बाकी चीज़ें हैं कि अच्छा यहाँ से एजुकेशन लिए या पहले ये काम करते रहे हाँ, या अभी ये काम कर रहे हैं, आई थिंक वो भी टाइम के साथ-साथ जैसे-जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे वो स्टोरीज़ आती रहेंगी। बट फॉर द मोमेंट मैंने कहा कि थोड़ा-सा शॉर्ट और सिंपल ही रखें क्योंकि एक चीज़ के अगर अंदर अंदर अगर डिटेल में चले जाएँ तो उसके बाद फिर उसके अंदर से और क्वेश्चन निकल आते हैं, बंदा शायद ऑफ द ट्रैक चला जाए। तो अभी के लिए मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन यहीं तक रखते हैं। सेम यानी मैं वकार तुम्हारे बारे में भी कहूँगा कि अगर तुम भी बस सिंपल सा एजुकेशन वगैरह का शुरू से भी बता दो, क्योंकि आईबीएम से आगे तो हमने थोड़ा-सा वो देख लिया है, लेकिन उससे पीछे का शायद मुझे भी अभी उस तरह से क्लियरली आइडिया ना हो। तो अच्छा, बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ आज़ाद कश्मीर से, मेरी फैमिली हुँ, और मैं आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। और एजुकेशन ये है कि मैट्रिक से लेके एफएससी तक मैंने इस्लामाबाद में ही मैंने एजुकेशन ली है।
IMCP F4 तक मैंने मैट्रिक की थी, फिर उसके बाद मैंने PCC से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किया। मैंने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है नंबल यूनिवर्सिटी से, और 2017 में मेरी डिग्री एंड हुई थी कंप्यूटर साइंस की। और उसके बाद बस ये है कि फिर डिफरेंट जॉब्स वगैरह की मैंने, जो और जो ड्रीम था IBM का, फिर मेरा वो भी मेरा पूरा हुआ, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमारा आपस में कॉन्ट्रैक्ट भी रहा और सारा कुछ हुआ। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन मेरा ये है। तो यहाँ बेसिकली पे ये है। दो चीज़ें जो आई थिंक पहले जो बात चल रही थी उसको ज़रा अगर थोड़ा सा क्लियर कर लें। एक तो ये मेरे जहन में आई थी चीज़ के IBM की हम बात कर रहे थे, और IBM की हम बात कर रहे थे तो उसमें ये था कि मैं आया और मैं क्लाइंट साइट पे चला गया। तो इनिशियली यहाँ शायद बहुत से लोग जिनको अभी पता ना हो कि IBM किन-किन बिज़नेसेस में है, तो उनको शायद ये आइडिया ना हो, जैसे मुझे शुरू में आइडिया नहीं था, मैं यही समझता था कि IBM जो है वो कंप्यूटर्स बनाती है। क्योंकि हमने IBM का कंप्यूटर ही यूज़ किया था और तो कोई इंट्रोडक्शन था नहीं IBM के साथ। तो उसको मैं चाह रहा था थोड़ा-सा टच कर लें कि IBM का वो कौन-सा बिज़नेस था या वो किस पार्ट में हमने उसको जॉइन किया था। और सेकंड चीज़ जो थी वो फिर उसी के ऊपर एक्सपेंशन उसकी के डेवलपमेंट क्या होती है और ऑपरेशंस क्या होते हैं, जो हम पीछे उसमें छोड़ के आए थे। बिल्कुल सही। तो 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 उसके बारे में अगर चलिए मैं अगर आपको मैं बताता हूँ कि IBM के बारे में वैसे मुझे शुरू में कभी भी आइडिया था ही नहीं, जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल में था 3-4 हुँ, सेमेस्टर में मुझे पता ही नहीं था IBM कंपनी एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती। लैक ऑफ नॉलेज कर ले, लैक ऑफ कुछ भी था, जो भी कह लें, मुझे नहीं पता था। मेरे भाई होते थे टेलीनॉर में, वो मुझे कहते थे कि BI एक चीज़ है, ठीक है, बिजनेस इंटेलिजेंस, वो देखना तुम स्टार्ट करो, हुँ, और अगर तुम ये चीज़ करते हो तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है IBM में। टेराडाटा का मैंने नाम सुना हुआ था। हुँ, IBM का उस वक़्त था थोड़ा बहुत आइडिया, क्योंकि वो पीसीज़ वगैरह जो आप कहते हो ना कि आपको भी नहीं आइडिया था है क्या IBM हुँ, बेसिकली। यही था कि पीसी स्टार्ट में बनाते थे। मेरे ताया-अब्बू के पास IBM का पुराना पीसी पड़ा हुआ था। हुँ, वो भी हुँ, तो इस तरह का नॉलेज था। तो फिर जब मैंने थोड़ा-सा इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया IBM को, तो मुझे पता चला कि IBM बेसिकली कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करती है, हुँ, और इसके 2 डिफरेंट आप कह सकते हो, एक जीपीएस था और जीटीएस था। जीपीएस बेसिकली कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता था, और जीटीएस तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को देखता होता था। ठीक है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। कंसल्टेंसी से अगर हम बात करें तो कंसल्टेंसी से ये होगा, आप इसमें ज़्यादा थोड़ा सा वो करोगे। फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी को कोई सर्विसेज रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल उस सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए जो आप वेंडर हायर करोगे, या फिर कोई भी, अगर आप, मैं बिलाल को हायर करना चाहता हूँ और वो सर्विसेज में मास्टर है, तो बेसिकली मैं एज अ बिलाल को एज अ कंसल्टेंट हायर कर रहा हूँ। एग्जैक्ट एग्ज़ैक्टली। यही मैं इसको इसी तरह लूँगा। हुँ, तो फिर ये है कि मेरी जो हुई थी जीबीएस में हुई थी, वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन, आई वाज वन ऑफ द लकीस्ट पर्सन कि मेरा जो कंसल्टेंसी में ही हुआ। पर कंसल्टेंसी में भी ये डिफरेंट बिहार पे तहाशा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एग्ज़ैक्टली। हम जिस मेन स्ट्रीम में थे वो एज अ हम एनालिटिक्स मेन स्ट्रीम में थे। ऐसा ही बिग डेटा हुँ, एनालिटिक्स मेन स्ट्रीम में थे। डाटा वेयर हाउस वगैरह हो गया, क्योंकि इसी की नॉलेज हमारी थी, इसी में हम थोड़ा बहुत काम किया था। तो हम IBM में एज जीपीएस के अंदर थे। जीपीएस में हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे थे अपने क्लाइंट को, और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था पाकिस्तान का, अगर बात करें तो सॉरी, दैट हैपेंस एक्चुअली समटाइम्स। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें सिर्फ एक स्ट्रीम नहीं थी, जिसके अंदर काफ़ी स्ट्रीम लाइन्स थी। ग्रीन ग्रीन साइड प्रोजेक्ट था,
वो भी करना था, हमने माइग्रेशन वगैरह करनी थी। अब हम कंसल्टेंट एज अ हम कंसल्टेंट हायर हुए थे, हम प्रोवाइड कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे थे अपने क्लाइंट को। ये हो गया आईबीएम की जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। अगर आप इसमें कुछ चीज़ ऐड करना चाहें, और मैं आपसे ये आपसे कहूँगा कि सॉरी। आप ऐड करो इसमें ऑपरेशंस, क्योंकि मैंने मेंशन किया था कि वी वर इन ऑपरेशन टीम, राइट? हम्म तो ऑपरेशन एंड डेव में भी अगर आप इसमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लो तो ये बड़ा ज़बरदस्त होगा। हम्म आई थिंक जो क्लैरिफिकेशन थी कि आईबीएम की, वो आई थिंक बहुत बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि क्या आईबीएम क्या कर रहा है। हम यही समझते हैं कि लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स इसी तरह बनाते हैं। तो आईबीएम बेसिकली तकरीबन हर किस्म का काम ही करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नॉर्मली प्रोडक्ट्स, कंपनीज जो हैं वो शायद दो तरह की होती हैं। प्रोडक्ट्स कंपनी बना एक कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, और कोई कंपनी सर्विसेज देती है किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो आईबीएम दोनों काम करती है। आईबीएम की अपनी प्रोडक्ट्स भी हैं, जिसमें उसके लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, या और हाई लेवल की जितनी प्रोडक्ट्स हैं डेटा से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। लेकिन फिर आईबीएम उनकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है कि अगर कोई कंपनी वो सॉफ्टवेयर या वो प्रोडक्ट यूज़ करना चाहती है, तो हमारे पास कंसल्टेंट्स भी हैं विच आर लाइक नॉलेज एक्सपर्ट्स, और वो आपको उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में, इंस्टॉल करने में भी हेल्प वगैरह करें। और इन डिवीजन्स को जैसे तुमने बताया कि उनको डिवाइड किया हुआ था जीबीएस में और जीटीएस में, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आ, जो ऑपरेशंस और डेव का जहाँ तक ताल्लुक है, तो कोई भी प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं, या कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, तो उस प्रोडक्ट का डिफरेंट एक किस्म का लाइफ साइकिल होता है, एक फ़ेज़ होती है। जैसे सबसे पहले आइडिया जनरेट होता है, फिर उसके ऊपर आप डिफरेंट आइटरेशंस चलाते हो, देखते हो कि यार एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट हम बना सकते हैं इस आइडिया से या नहीं। फिर आप वो प्रोडक्ट बना लेते हो, उस प्रोडक्ट को देखते हो कि मार्केट फिट है कि नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो डिटेल्स मैं अभी कवर नहीं कर रहा, बट वंस आपके पास प्रोडक्ट आ जाती है, आप मार्केट में लॉन्च कर देते हो, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर अब आप कुछ ना कुछ फीचर्स ऐड करते हो विद टाइम। ठीक, मसलन मैं ये लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ अगर, तो इस लैपटॉप के ऊपर आप देखोगे कि थोड़े-थोड़े टाइम के बाद कुछ अपडेट्स आती हैं। तो इसका मतलब कि ये लैपटॉप जिस कंपनी ने बनाया हुआ है, या इसका सॉफ्टवेयर जिस कंपनी ने बनाया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल माइक्रोसॉफ्ट है या एप्पल है, तो वो कंटीन्यूअसली इसके सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं टाइम के साथ-साथ। जैसे-जैसे ज़रूरत आती है, जैसे-जैसे लोग जैसे-जैसे लोग फीडबैक देते हैं कि ये चीज़ सही नहीं चल रही है, ये चीज़ ऐड होनी चाहिए, तो उनकी एक डेवलपमेंट टीम होती है जो इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है विद टाइम। सिमिलरली एक ऑपरेशंस का काम भी होता है। मसलन जो भी सर्विस हम 24/7 यूज़ करते हैं या कर सकते हैं, उसके पीछे एक टीम भी होती है जो उस सर्विस को 24/7 मेंटेन कर रही होती है, कि वो एज़ इट इज़ चलती रहे। ठीक? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से आपको आती है, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो वापटा है या गेपको है, लेस्को है, तो उनकी एक टीम होती है जो 24/7 पीछे बैकग्राउंड में बैठी हुई है, देख रही होती है कि अच्छा पावर जहाँ से भी जनरेट हो रही है, ये सही तरीके से वो प्रोसेस चल रहा है और सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी तरह जितने भी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स हैं, उनके पीछे भी कोई ना कोई टीम होती है जो 24/7 बैठी हुई उसको देख रही होती है कि वो सिस्टम सही चलता रहे। ठीक? तो ये ऑपरेशंस का काम ही होता है। वो नई चीज़ें डेवलप नहीं कर रहे होते, लेकिन वो जो चीज़ें ऑलरेडी डेवलप हुई हैं, लोगों के पास गई हुई हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं, उनकी हेल्थ को मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे अब मेरे सामने लैपटॉप है, तो मेरे मेरे ज़हन में इसी की एग्ज़ाम्पल्स आ रही हैं। बट लैपटॉप के अंदर आपको कोई सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, आपको उससे सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया किसी वजह से, ठीक है? तो आप एक सपोर्ट टिकट ओपन कर देते हो कि अच्छा यार मेरा सॉफ्टवेयर सही नहीं चल रहा है या इस तरह से, तो मुझे सपोर्ट दी जाए। तो उसके वो जाती है किसी ऑपरेशंस टीम के पास, वो देखते हैं अच्छा यार ये टिकट किस तरह की है, और एक बंदा आपको असाइन कर देते हैं। सिमिलरली अगर आप कोई क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट, वो भी हम देखेंगे कि क्या है, पब्लिक क्लाउड बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, तो आपकी कंपनी के साथ उस कंपनी का एक बंदा अटैच होता है या एक टीम अटैच होती है जो 24/7 आपके साथ काम कर रही होती है।
अब इसी चीज़ को मैप किया जाए अगर इस काम के ऊपर जिसका हम बात कर रहे थे आईबीएम के अंदर, तो आईबीएम ये वाली सर्विस प्रोवाइड कर रहा था एक क्लाइंट को कि यार आपका जितना भी ये डेटा का इकोसिस्टम है, हम उसको माइग्रेट करेंगे स्टेट ऑफ द आर्ट इकोसिस्टम के ऊपर, स्टेट ऑफ द आर्ट टूल्स के ऊपर, ठीक? तो वो टूल्स ऑलरेडी आईबीएम की जो डेवलपमेंट टीम्स हैं उन्होंने डेवलप किए हुए हैं, लेकिन जो कंसल्टेंट्स हैं या जो नॉलेज एक्सपर्ट्स हैं वो हेल्प करेंगे आपको अपना सारा माइग्रेशन का जो सेटअप है उसके लिए, ठीक? अब कुछ टीम्स तो इस हेल्प के अंदर उनके साथ लगी हुई हैं और काम कर रही हैं, लेकिन जो ये सारा एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था उस क्लाइंट का, तो उसकी हेल्थ भी देखनी है विद टाइम, ठीक? क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं था कि एक दिन में आपने स्क्रिप्ट रन किया और अगले दिन सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं था। तो विद टाइम जो था सिस्टम में जो चेंजेज़ आ रही हैं या जो चीज़ें कुछ इस तरह से प्रोडक्शन में चल रही हैं, उनमें कुछ मसला हो जाता है या आपने कोई डिप्लॉयमेंट इस तरह की करनी है, कोड के अंदर कोई पैच इस तरह से डिप्लॉय करना है प्रोडक्शन, वो कौन करेगा? तो उसके लिए आईबीएम ने डिफरेंट टीम्स बनाई हुई थी, जिनमें से एक ये ऑपरेशंस टीम थी, जिसका ये काम था कि वो 24/7 काम करेगी और जितना भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लाइंट का एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम जाना चाह रहे हैं, उसकी हेल्थ को मेंटेन करेंगी। तो और एक बाकी सेपरेट टीम्स भी थीं जो उस माइग्रेशन को पॉसिबल कर रही थीं, कुछ टीम्स थीं जो स्पेसिफिकली स्क्रिप्ट्स डेवलप कर रही थीं, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो यानी ये मेरी अंडरस्टैंडिंग थी। उसके बाद से जब मैंने आईबीएम जॉइन किया, मुझे पता चला कि वो कुछ और भी करते हैं। तो और फिर कि अच्छा यार ये ऑपरेशंस है और ये सेग्रीगेशन है बिटवीन ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट के अंदर। कोई कोई चीज़ मैंने मिस तो नहीं की? नहीं, मेरे ख्याल अगर से क्लियर तो बहुत ऐड बहुत कर अच्छा आपने डिफरेंशिएट किया कि डेव क्या है, ऑपरेशंस क्या है। और ज़बरदस्त पार्ट ये है कि वो भी मेंशन कर दिया कि हमारा ऑपरेशंस में क्या काम था, बेसिकली वो भी आपने हुँ, टच कर दी थी, वो भी mention एग्ज़ैक्टली, किया। एग्ज़ैक्टली। तो ये तो हो गया हमारा कि हम फर्स्ट टाइम हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या था, हमने आईबीएम में रह के किस टीम में थे, क्या काम किया। बेसिकली मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ कि अब जो स्टार्ट एजुकेशन था ना, हुँ, स्टार्ट में एजुकेशन वो आपका कैसा रहा? एजुकेशन का स्टार्ट यानी स्कूलिंग वगैरह से या स्कूलिंग, हाँ, स्कूलिंग होगी, यूनिवर्सिटी वगैरह? कॉलेज हो गया, क्या चीज़ आपकी कैसी हाँ। रही है? और डिड यू एंजॉय और जस्ट बस किताबी कीड़े थे या क्या सीन था? मैं ज़रा सा ये इंटरेस्टेड हूँ और ज़ाहिर सी बात है इंशाल्लाह लोग भी देखेंगे, वो भी इंटरेस्टेड होंगे। इंट्रोडक्शन तो हमने अपना टेक्निकल थोड़ा-सा दे दिया। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। थोड़ा डीप डाउन में इधर देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या सीन चल रहा था। हम हमें ये तो अभी वैसे ये प्रोडक्ट नज़र आ रही है ना, मुझे थोड़ा-सा बैक पीछे भी जाना है, जाके मैं थोड़ा-सा देखना हाँ, चाह रहा था। ये मैं अब क्योंकि ये हमने पहले कभी डिस्कस नहीं किया हुआ, इसी पे पहली दफ़ा डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम मिलते हैं, बात ज़्यादातर जो है वो या तो फ्यूचर गोल्स की हो रही होती है या जो पास्ट में काम किया है उसके ऊपर हो रही होती है। तो बिल्कुल स्टार्ट वाली बात मेरा नहीं ख़्याल शायद कभी हुई है इस तरह से। नहीं। तो और मुझे वैसे अभी समझ भी नहीं आ रही कि करनी चाहिए भी या नहीं, क्योंकि मैं कोई इतना कोई वो बहुत हाई-फ़ाई स्टूडेंट या इस तरह से नहीं था, और तुमने ये भी पूछा कि एन्जॉय किया कि नहीं, तो मुझे आई डोंट थिंक सो कि मैं एन्जॉय करता होता था पढ़ना या कुछ इस तरह से। बट अ, जो एजुकेशन थी वो जैसे लोकल स्कूल से ही वगैरह से ही की थी। और एक चीज़ थी जो शायद ये इम्प्रेशन दे दे कि मैं कोई बहुत हाई-फ़ाई स्टूडेंट था, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं था। वो ये थी कि मैं यूजुअली क्लास में फर्स्ट, सेकंड पोज़ीशन सिक्योर कर लेता होता था किसी किसी तरह से। नॉट लाइक इन एन एनी इल्लीगल वे लेकिन यानी कि थोड़ा बहुत पढ़ के, मेरी बड़ी बहन थी, वो थोड़ी बहुत पढ़ाई में हेल्प कर देती थी और इस तरह से। अच्छा, माशाल्लाह। तो फर्स्ट, सेकंड पोज़ीशन इस तरह आ जाते थे जो अर्ली इयर्स थे एजुकेशन के, जो कि शायद आई थिंक जब से कॉलेज के बाद से कभी भी मेरी शायद फर्स्ट, सेकंड पोज़ीशन नहीं आई। और उसकी ये भी वजह से शायद कॉम्पिटिशन भी उसकी वजह हो सकती है, क्योंकि जब हम लोकल स्कूल्स वगैरह में जा रहे होते हैं जो आपके आस-पास ही हैं, तो आपके आस-पास के लोग ही आ रहे होते हैं। तो
जो सबसेट है वो बहुत छोटा-सा होता है जिसके साथ आप कम्पीट कर रहे होते हो। लेकिन जो आप कॉलेज में जाते हो, यूनिवर्सिटी में जाते हो, मसलन आप कॉलेज में जाते हो, तो आई वेंट टू इस्लामिया कॉलेज, जो कि मरे कॉलेज के बाद सियालकोट का कह लो दूसरा बड़ा कॉलेज है। तो वहाँ पे यानी अब पूरे सियालकोट के या पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग वहाँ पे आ रहे हैं, तो सबसेट बड़ा हो जाता है। फिर इसी तरह जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो सबसेट और बड़ा हो जाता है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे होते हैं वहाँ पे। तो फिर आपको कॉम्पिटिशन एग्ज़ैक्टली कम्पीट करना पड़ता है। तो ये था कि जो स्कूलिंग वगैरह थी मेरी उसमें ईज़िली मैं पढ़ लेता था और कुछ ना कुछ कर लेता था, कुछ कुछ पेरेंट्स के उसकी वजह से कि वो पुश कर रहे होते थे और कुछ यानी कुछ एंड पे आके बंदा थोड़ा बहुत खुद भी देख लेता तो सर्वाइव कर लेता होता था। बट मैं आई डोंट थिंक कि मैं कभी भी कोई इस तरह का ब्राइट स्टूडेंट था या जिस तरह लोग कहते हैं ना कि डायरेक्शन हमारी थी शुरू से ही कि हमने ये करना है या ये बनना है, वो शायद मेरी शुरू से नहीं थी उस तरह से। और जब तक मैंने जॉब शुरू नहीं की, तब तक तब तक कोई क्लैरिटी भी नहीं थी कि ये काम करेंगे या ये काम होना चाहिए। बस तो जिस जगह पे अप्लाई किया। तो हाँ। आपने कंप्यूटर साइंस किया था कॉमसेट से या कुछ और कोई और डिग्री की थी? हाँ, मैंने टेलीकॉम इंजीनियरिंग की थी वहाँ से और उसके बाद जो मैंने मास्टर्स किया था, वो भी मेरा इंजीनियरिंग में ही था जिसमें मेरे कम्युनिकेशंस और कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड जो थे सब्जेक्ट्स थे। अच्छा अच्छा। बट ये वैसे हाँ, ये वैसे अच्छा ये वो ये एक ट्रांज़िशन है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये एक इम्पोर्टेंट ट्रांजेक्शन ये है। वैसे अच्छा मैंने ट्रांज़िशन है कि अब तो हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम करते हैं, हाँ। तो डिग्री तो हमने कुछ और की हुई है। तो ये वैसे अच्छा एक वो सेगवे हो सकता है उसके ऊपर और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है डिस्कशन के लिए। तो कॉमसेट से जैसे और ये शायद उस पॉइंट के ऊपर अभी मैं वापस भी आऊँ कि जैसे मैंने कहा कि जब तक मैंने जॉब शुरू नहीं की, उस टाइम तक मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि क्या चीज़ मुझे अच्छी लगती है या क्या काम मुझे करना चाहिए, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो इसी वजह से उससे पहले का जितना भी जर्नी था, वो बस जहाँ एडमिशन हो गया, वहाँ चले गए। कॉमसेट्स की भाई इसी तरह से था कि एक स्कॉलरशिप उस दौर में लॉन्च हुआ हुआ था, जिसका नाम था आईसीटी स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट का फंडेड स्कॉलरशिप था। तो मैंने और बहुत सारे दोस्तों ने इसी तरह रैंडमली अप्लाई किया हुआ था उसके ऊपर और उसमें नाम आ गया, तो उसमें उस टाइम आइडिया भी नहीं था कि किस चीज़ का स्कोप है। बस ये पता होता था कि यार और वो भी पेरेंट्स से या किसी रिलेटिव्स वगैरह से कि कुछ लोग डॉक्टर बनते हैं, कुछ लोग इंजीनियर बनते हैं। तो हमने चूँकि प्री इंजीनियरिंग की हुई थी एफएससी में, तो हमें यही था कि हम इंजीनियरिंग वाली फ़ील्ड में जाएँगे। तो लकीली उसका ये हुआ कि कॉमसेट्स में एडमिशन हो गया और वो स्कॉलरशिप जो थी वो मिल गई मुझे। तो इसलिए फिर उसके बाद मैंने आई डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग कि और भी किसी जगह मुझे परस्यू करना चाहिए या इस तरह से। लेकिन उस टाइम भी कुछ दोस्त, कुछ लोग थे इस तरह से जो एफएससी में मेरे साथ यानी आप अकेडमीज़ वगैरह जाते हो, वहाँ पे इंटरैक्शन होता है उनके साथ। तो उनसे पता चलता था, उनको आइडिया होता था कि यार ये नस्ट है, ये लम्स है, ये यूनिवर्सिटी का ये स्कोप है, हम इस फ़ील्ड में जाएँगे। और वो आई थिंक आपके एनवायरनमेंट से होता है, अगर आपकी फैमिली में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पहले यूनिवर्सिटीज़ में गए हुए हैं, उनको आइडिया है। अगर ज़्यादा लोग इस तरह से नहीं हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में गए हुए हैं, तो शायद आपको ना इतना आइडिया हो फैमिली में। तो कॉमसेट्स तो इस तरह से चले गए कि टेलीकॉम इंजीनियरिंग में चले गए और क्योंकि उसी में एडमिशन हुआ स्कॉलरशिप पे। और सिमिलर थिंग हुई जब मैं कॉमसेट से ग्रेजुएट कर रहा था, तो हमें सीधा-सीधा यही था और टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी ये टेराडाटा या आईबीएम उस तरह से नाम तो पता थे शायद उस टाइम पे, लेकिन सोचा नहीं था जाने के लिए, क्योंकि हमारा जो फ़ोकस था टेलीकॉम इंजीनियरिंग का, वो टेलीकॉम रिलेटेड ही था सारा, कि टेलीकॉम में ये टावर्स होते हैं, अच्छा ये वेंडर्स हैं जो सर्विसेज़ देते हैं, ये ऑपरेटर्स हैं जिनमें आप काम कर सकते हो, ये चीज़ें। तो जब मैं वहाँ से ग्रेजुएट किया तो उसके बाद मुझे भी यही था जैसे लोगों का बाकी स्टूडेंट्स का जिस तरह से ट्रैक था कि वो कोई इंटर्नशिप करेंगे, उसके बाद वो इंटर्नशिप जॉब में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर वो जॉब करेंगे किसी उसमें। तो मैंने भी इसी तरह एक मेरे दोस्त होते थे, वो सीनियर थे मुझसे 1 साल कॉमसर्ट्स में, सियालकोट से ही ताल्लुक था उनका। तो वो मुझे मिले, वो पीटीसीएल में उनकी जॉब थी उस टाइम पे।
तो पीटीसीएल सियालकोट में। तो वो मुझे मिले एक दिन, मुझे पता चला कि वो पीटीसीएल में है, मैं उनसे मिला जाके। मैंने कहा कि यहाँ पे इंटर्नशिप का क्या सीन है? तो उन्होंने कहा हाँ, ले आओ डॉक्यूमेंट्स तो इंटर्नशिप करा देते हैं, क्योंकि वो एक किस्म की एक्सपीरियंस लेने के लिए इंटर्नशिप थी, उसमें कोई पेड इंटर्नशिप नहीं थी वो बेसिकली। तो खैर मैं वहाँ गया, इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी और आगे यही था कि अच्छा अब इंटर्नशिप के बाद हो सकता है जॉब कहीं और मिल जाए या कुछ इस तरह से जो भी। बट द गुड थिंग हैपेंड एंड आई रियली थैंक वन ऑफ माय फ्रेंड्स, जो मेरा रूममेट भी था उस टाइम पे कॉमसर्ट्स में, कि हम लोगों ने इसी तरह लम्स में अप्लाई किया हुआ था। कोई एडमिशन उस टाइम खुले हुए थे, तो ही काइंड ऑफ फोर्स्ड मी कि यार कर दो अप्लाई, क्या फ़र्क पड़ता है? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एडमिशन नहीं होगा ना, अप्लाई करने में क्या जाता है? और लकीली उस टाइम पे एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं थी कोई। तो ही माय फ्रेंड ही केम इंटो माय रूम और उसने कहा कि तुझे फ़ीस भी नहीं देनी पड़ रही कोई, तो तू अप्लाई क्यों नहीं करता? बस तूने फॉर्म ही फिल करना है ना, तो कर दे फॉर्म फिल। तो और वो मेरे साथ बैठा और थोड़ी देर में उसने मुझे हेल्प वगैरह किया और फॉर्म फिल कर दिया। और जब मैं पीटीसीएल में फिर था, इंटर्नशिप कर रहा था, तो लकीली आई गॉट मैं ऑफ़र वहाँ से लम्से के आपका एडमिशन हो गया और आप यहाँ पे आ जाएँ और जो भी ड्यूज़ वगैरह हैं वो सबमिट कराएँ। तो वहाँ पे भी आई वाज़ लकी इनफ कि वहाँ पे एक प्रोग्राम था फाइनेंशियल एड स्कॉलरशिप का, तो उसमें वो आपको लम्स ऑफ़र करता था। तो मैंने उसके ऊपर भी फॉर्म फिल करके अप्लाई किया हुआ था। तो उनने मुझे वो भी ऑफ़र कर दिया कि उनका एक प्रोग्राम है काफ़ी बड़ा जिसको कहते हैं एनओपी नेशनल आउटरीच प्रोग्राम। तो उसमें वो स्पॉन्सर करते हैं इस तरह से पाकिस्तान भर से जो स्टूडेंट्स हैं कि वो आएँ और उनको एक किस्म का ये फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं कि वो फ्री में एजुकेशन ले सकें। नॉर्मली वो प्रोग्राम जो था वो फ़ेमस था अंडरग्रेड स्टूडेंट्स के लिए, कि वो अंडरग्रेड स्टूडेंट्स उसके ऊपर जाते हैं। बट जो हमें जब फाइनेंशियल एड मिली थी उस टाइम पे, उस पे भी लिखा यही आता था एनओपी स्कॉलर। तो व्हाट आई थॉट अबाउट इट और अज़्यूम्ड आफ्टर दैट कि वो बेसिकली काफ़ी बड़ा स्कॉलरशिप का फंड है उनके पास और उसमें से वो किसी भी बैच के और किसी भी डिसिप्लिन के स्टूडेंट को फंड कर सकते हैं, अगर उनके पास उस फंड में इनफ पैसे मौजूद हैं। तो ये था। तो यानी मैंने जो डिग्री थी वो कॉमसर्ट्स में भी टेलीकॉम इंजीनियरिंग की थी, टेलीकॉम पढ़ा मैंने और नम्स में भी डिग्री जो थी वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बट सब्जेक्ट्स कम्युनिकेशंस और कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड इस तरह से थे। और लेकिन इसमें एक बहुत जो कॉमन मिसकंसेप्शन है, उस चीज़ पे अभी मैं आने लगा हूँ क्योंकि वो मेन चीज़ है कि फिर ये शिफ्ट कैसे हुआ हाँ, सॉफ्टवेयर वाली साइड पे। लेकिन उससे पहले ये मेरे ख़्याल से ये चीज़ क्लैरिफ़ाई करना ज़रूरी है कि एक ये कॉमन मिसकंसेप्शन कि जो इंजीनियरिंग है उसके अंदर आप सिर्फ़ इंजीनियरिंग रिलेटेड ही चीज़ें पढ़ते हो और उसके अलावा कोई चीज़ें नहीं होती। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि इंजीनियरिंग का कोई भी डिसिप्लिन है या अंडरग्रेड का कह लेना चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन है 4 ईयर अंडरग्रेड का, उसमें जो फर्स्ट 2 इयर्स है ना, उसमें मोस्टली कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। बेशक वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है या इसके अलावा कोई इंजीनियरिंग है या कंप्यूटर साइंस है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो पहले 2 सालों में कॉमन सब्जेक्ट्स ही होते हैं या कह लें काफ़ी हद तक कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं। तो प्रोग्रामिंग सारे पढ़ते हैं, एटलीस्ट एक कोर्स सारे डिसिप्लिन वाले पढ़ते हैं। इसी तरह फिज़िक्स एटलीस्ट एक कोर्स सारे डिसिप्लिन वाले पढ़ते हैं। इसी तरह कुछ और कॉमन कोर्सेज़ होते हैं, जैसे इस्लामियात होता है, वो सारे पढ़ते हैं या इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक कोर्स होता है, जिसमें आपको ऑटोकैड टाइप या नहीं सॉरी ऑटोकैड नहीं, कुछ और टूल्स होते हैं, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, उसके ऊपर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपको एक डिज़ाइन टाइप का वो कोर्स होता है, कि आपने कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करनी है, तो वो किस तरह से होगी, एटसेट्रा। तो ये कुछ कॉमन कोर्सेज़ मैथ्स के कोर्सेज़ होते हैं, वो कॉमन होते हैं, कैलकुलस 1, कैलकुलस 2। तो प्रोग्रामिंग हमने भी पढ़ी हुई थी ऑल्दो ऑल्दो आई वाज़ नॉट रियली गुड एट इट लाइक एवर। आई वाज़ नेवर लाइक ए प्रोग्रामर सॉर्ट ऑफ पर्सन के जो होता है ना कोडिंग के अच्छा हाँ, ये देखा जिस तरह मूवीज़ में देखते हैं वो ठक-ठक करता है और हो जाता है। इस हाँ, तरह हाँ। का कभी नहीं बस ये था कि प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई थी। 2 3 कोर्सेज़ आई थिंक हमने पढ़े हुए थे। इंट्रो टू प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। तो हमने भी ये तीनों पढ़े हुए थे। बट डिग्री टेलीकॉम की फिर जब आखिरी 2 सालों में आप स्पेशलाइज़ सब्जेक्ट पढ़ते हो,
तो फिर आपका फ़ोकस जो है वो डिग्री की वजह से भी है। कुछ पाकिस्तान में ये एक किस्म की मैंने देखा है कि एक थोड़ी-सी मेंटालिटी भी है कि आपने जो डिग्री की है फिर आपने वही काम करना है, जो कि ट्रू नहीं है। और अब यानी इंटरनेशनली भी तुम्हें भी आइडिया होगा, तुमने भी हुँ, इंटरनेशनली काम किया, मैंने भी किया है, कि आप बहुत से लोग ऐसे देखे हो जिन्हें डिग्री कुछ बिल्कुल ही अपोज़िट की हुई है और काम वो बिल्कुल ही 180 डिग्री करते हैं। तो इट्स नॉट दैट बिग अ डील एनीमोर नाउ। तो कोर्सेज़ उसके हमने प्रोग्रामिंग के कुछ ना कुछ पढ़े हुए थे। जॉब जो मैंने फर्स्ट स्टार्ट की वो टेलीकॉम की डोमेन में ही की और टेलीकॉम की बेसिस पे ही हुई जॉब, और इंटरव्यू भी मेरा काफ़ी टेलीकॉम ओरिएंटेड ही हुआ था। फर्स्ट जॉब मेरी वाया टेलीकॉम में हुई थी और उसमें मैं काम क्या था, नेटवर्क परफॉर्मेंस से रिलेटेड कुछ काम था। तो लेकिन अल्टीमेटली उसमें करना क्या होता था कि आपने कुछ केपीआईज़ थे, उनके ऊपर रिपोर्टिंग करनी होती थी। तो अब उसके लिए ये था कि एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर काफ़ी काम होता था और कुछ क्वेरीज़ के थ्रू भी कुछ काम होता था, लेकिन वो डेटाबेस के ओनर हम नहीं थे। हम बस क्वेरी शायद थोड़ी बहुत लिखते थे, लेकिन टीम कुछ और थी जो डेटाबेस को वो करती थी, मेंटेन करती थी। और लेकिन मेन चीज़ उसमें यही थी कि टेलीकॉम रिलेटेड आपके पास नॉलेज होना चाहिए था, क्योंकि वो जो केपीआईज़ थे, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, वो टेलीकॉम से रिलेटेड थे कि अच्छा कितने मेरी डेटा ट्रैफ़िक क्या चल रही है, मेरी कॉल ट्रैफ़िक क्या चल रही है, मेरी एसएमएस ट्रैफ़िक क्या चल रही है, कॉल ड्रॉप रेट कैसा आ रहा है, इस तरह नेटवर्क से रिलेटेड प्योरली था। लेकिन वन्स जब मैंने वो स्टार्ट किया और मैंने वो एक्सेल के ऊपर काम शुरू किया, डैशबोर्ड्स बनाने कुछ ना कुछ। और ख़ास तौर पे जब मैंने उस टीम से इंटरैक्ट किया जो डेटाबेस को मेंटेन करती थी, तो वो काम मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। उससे पहले मैंने एसक्यूएल पे कोई काम नहीं था किया हुआ। और जब मैंने उनको देखा कि वो इस तरह से क्वेरी लिखते हैं और वो डेटा निकाल के देती है, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा काम ना। और उसके बाद यानी मैंने कहा कि यार ये काम मुझे भी करना चाहिए ना। तो वहाँ पे मैंने मैं वो प्योरली ईटीएल पाइपलाइन की डेफ़िनेशन पे तो नहीं उतरती, लेकिन मैं कहूँगा यही कि वहाँ पे मैंने एक पहली ईटीएल पाइपलाइन बनाई सॉर्ट ऑफ, जो कि क्या करती थी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करती थी। तो हमारे पास ना कहीं से डेटा एक्सपोर्ट होके आता था एक्सेल की फ़ॉर्म में, ठीक? तो हम क्या करते थे, उन एक्सेल की शीटों को ओपन करते थे, उनसे डेटा निकाल के कॉपी पेस्ट करते थे जिन डैशबोर्ड्स के ऊपर, रिफ्रेश करते थे डैशबोर्ड को, डैशबोर्ड अपडेट हो जाता। तो जो उस टाइम पे मेरा जो मैनेजर था उसने कहा कि यार इस ये ऑटोमेट हो सकता है, तुम देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक टूल है, उसके थ्रू उसको थोड़ा-सा ऑटोमेट कर सकते हो। क्योंकि एक्सेल में रोज़ की लिमिट होती है कि 10 लाख रोज़ ही आ सकती हैं हुँ, सिर्फ़। एग्ज़ैक्टली। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आपको किसी डेटाबेस में रखनी पड़ेगी। उसने कहा तुम देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस है, तुम अपने लैपटॉप पे उसको इंस्टॉल कर सकते हो जैसे तुमने एक्सेल इंस्टॉल किया हुआ है, और तुम उसको देखो उसके अंदर ये डेटा आ सकता है कि किसी तरह ऑटोमेट हो जाए। तो वो मैंने किया काम, जिसमें क्या होता था कि वो फ़ाइलें आती थी हमारे पास, वो एक फ़ोल्डर में जाती थी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस उस फ़ोल्डर से रीड करता था, ऑटोमैटिकली अपेंड कर लेता था अपने डेटा के अंदर। और फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के साथ कनेक्टेड था। तो जैसे ही उसमें डेटा अपडेट होता था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो डैशबोर्ड थे, उनके अंदर भी अपडेट हो जाता होता था। तो यानी उस तरह से ईटीएल पाइपलाइन नहीं थी जैसी हमने बाद में देखी, बट सॉर्ट ऑफ एक ईटीएल पाइपलाइन थी। और उसमें मैंने जो एसक्यूएल का फ्लेवर था, वो भी देखा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो काम था, वो यूआई बेस्ड भी था, लेकिन उसमें आप एसक्यूएल भी लिख सकते थे। वो देखा काम। तो इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, और उसके बाद से मैंने ये सोचा कि मैं इस तरह का काम करूँ, और उसके बाद से ही मैंने ट्राई करना भी शुरू कर दिया कि मैं इस तरह से काम करूँ। और कोर्सेज़ मैंने लिए, coursera पे, edX पे ऑनलाइन कोर्सेज़, जिसमें मैंने पाइथन से रिलेटेड कोर्सेज़ लिए, एसक्यूएल से रिलेटेड कोर्सेज़ लिए, डेटाबेसेस से रिलेटेड कोर्सेज़ लिए। तो अब मुझे वो थ्योरेटिकली तो वो पता चल गया कि ये इस तरह से होती है, एसक्यूएल होती है, डेटाबेसेस होती है। लेकिन अभी तक मैंने उस तरह से काम नहीं था करना शुरू किया हुआ। वो फिर मैंने काम करना शुरू किया जब जैज़ ने वारिद को एक्वायर किया, और जैज़ की टीम थी, उनकी अपना सिस्टम था रिपोर्टिंग का, अपनी डेटाबेस थी, और वारिद की अपनी डेटाबेस थी। तो
उस प्रोजेक्ट में थोड़ा-सा ये हुआ कि उनकी जो डेटाबेस थी उन्होंने कंसोलिडेट करके डेटाबेस में ही सब कुछ रखा हुआ था और वो डायरेक्टली क्वेरी करते थे उधर से। और उनके पास एक टूल था रिपोर्टिंग के लिए, आईबीएम कॉग्नोस, जो रिपोर्टिंग करता था, अटैच था उसके साथ। हमारे केस में यार रिपोर्टिंग मैनुअल थी, एक्सेल के ऊपर थी सारी। तो उधर काम किया, थोड़ी एक किस्म की माइग्रेशन, कुछ वारिद के टेबल्स की वहाँ पे और वारिद के केपीआईज़ की वहाँ पे। और फिर चूँकि जैज़ में शिफ्ट हो गए, उस टीम में चले गए, तो वहाँ पे फिर सारा काम जो था वो डेटाबेस से ही रिलेटेड था। और कुछ रिपोर्टिंग से रिलेटेड भी था वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे था कि टूल्स थे स्पेसिफ़िक, तो आहिस्ता-आहिस्ता अब यानी अब मैं अगर उस टाइम को देखता हूँ ना, तो उस टाइम आपको पता नहीं चल रहा होता कि डायरेक्शन चेंज हो रही है या थोड़ा-सा आपका ट्रैक चेंज हो रहा है। लेकिन अब मैं देखता हूँ तो क्लियरली आई कैन रियलाइज़ कि वो हल्का-हल्का ट्रैक वहाँ से चेंज होना शुरू हो गया था। और फिर आई थिंक ब्रेक मुझे आईबीएम के उससे ही आके मिला कि आईबीएम के अंदर जो अपॉर्च्युनिटी आई उसके ऊपर वो आई थिंक मेरा ब्रेक था इसके अंदर एज़ ए डेटा एनालिटिक्स और मोर क्लोज़र टू जिसे कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो पार्ट है, कि आईबीएम में आके वो एग्ज़ैक्टली हमने देखा कि स्केल के ऊपर किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। और आई थिंक इट वाज़ लाइक really, really सरप्राइज़िंग एंड शॉकिंग फॉर मी कि अ, उससे पहले मैंने कभी मेरे ज़हन में भी नहीं था कि ये इतना ओवरवेलमिंग हो सकता है काम करना इस तरह के सिस्टम पे, किसी किसी टाइम पे। बट जब उस पे काम किया तो ऑब्वियसली आप शुरू में आपके लिए ओवरवेलमिंग होता है, बट विद टाइम आप उसको अडैप्ट कर लेते हो। और इसी एक तो ये यानी ट्रैक थोड़ा-सा इस तरह से बन गया था। फिर बीच में मैंने एक इंस्टीट्यूट है डाइस एनालिटिक्स, वो जॉइन किया वहाँ पे। वो आई थिंक वो भी काफ़ी क्रिटिकल था, क्योंकि इससे पहले भी मैंने कोर्सेज़ किए हुए थे, जो जैसे मैंने बताया एसक्यूएल के कोर्सेरा से, एडेक्स से और कुछ इस तरह से। लेकिन वो जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना, जिसने डॉट्स को कनेक्ट किया, जिसने बताया कि अच्छा यार चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है और ये पार्ट्स हैं और यहाँ पे एंड होती है और एक्चुअली इन प्रोडक्शन में इस तरह लगती है। वो आई थिंक वो जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो मुझे डाइस एनालिटिक्स से मिला। अ, व उ उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया, आई स्टिल हैव लाइक ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर पीपल देयर, कि उन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प किया उन कॉन्सेप्ट्स को समझने में और अ, अप्लाई करने में हैंड्स ऑन तरीके से चीज़ों के ऊपर। बाकी वन्स फिर जब आईबीएम आ गए तो उसके बाद से फिर डायरेक्शन फिर टोटली चेंज हो गई। अब राइट नाउ मेरी इंडस्ट्री भी चेंज हो गई, क्योंकि पहले तो आईबीएम में थे तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में का ही काम कर रहे थे। फिर जब आई वेंट टू सिस्टम्स तो सिस्टम्स में भी टेलीकॉम का ही क्लाइंट था, ऑल्दो एक और क्लाइंट पे मैंने काम किया जो हेल्थ केयर का क्लाइंट था। बट राइट नाउ अभी जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, वो बिल्कुल भी टेलीकॉम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, इट्स अ वर्कफ़ोर्स मैनेजमेंट सॉल्यूशन। तो वो बिल्कुल ही एक टोटली डिफरेंट काम है। और लेकिन ये है कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जो टूल्स सेट ऑफ टूल्स हैं, वो कॉमन है। तो अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो प्रैक्टिसेज़ हैं, वो आप किसी भी इंडस्ट्री पे लगा लेते हो। तो जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि जैसे हमारा माइंडसेट होता है ना कि जो डिग्री की है, वही जॉब भी होनी चाहिए, वही सब। तो ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट एनीमोर। अब अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है या आप किसी तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ मूव हो गए हो, तो आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, आप इज़िली उसमें काम कर सकते हो, कोई इतना वो नहीं है। अच्छा, तो आपने मेंशन किया कि लम से आपने मास्टर्स किया है, ठीक है। हुँ। वो मीम तो बहुत मशहूर है कि जो बंदा लम से पढ़ ले तो उसके एक सेंटेंस में 10 बार लम्स मेंशन तो होता ही होता है, ठीक है। लेकिन आप पहले बंदे हैं कि जिसने लम्स का सिर्फ 2 दफ़ा ज़िक्र किया है बस। इसकी क्या वजह है? यार आई डोंट नो क्या क्या वजह क्या वजह है इसकी। बट ऑल्दो के वहाँ पे टाइम मेरा बहुत बहुत अच्छा गुज़रा आई थिंक। वहाँ पे मैंने चीज़ों को ज़्यादा एन्जॉय किया, ज़्यादा लर्न किया लोगों से एज़ कम्पेयर टू जितना मैंने अंडरग्रेड में किया था। लेकिन बट आई गेट दैट अ लॉट कि जो जो बात तुमने अभी की,
मैं जैज़ या वारिस में भी काम कर रहा था, तो लोग मुझे कहते थे, अच्छा लम्स है, आप लम्स के लगते नहीं हो यार। क्योंकि क्योंकि आई थिंक यही वजह है कि मैं हर सेंटेंस में यूज़ नहीं कर रहा होता कि हाँ, लम्स में ऐसे होता था, हाँ, लम्स में ऐसे होता था, हाँ, लम्स में ऐसे होता था। बट आई हैव द ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर पीपल देयर, जिन लोगों से, क्योंकि आई थिंक कि वहाँ पे रहने रहने के बाद मुझे मुझे ये याद नहीं मैंने पढ़ा क्या है वहाँ पे, या कॉमसेट्स में मैंने क्या पढ़ा था। लेकिन मुझे ये याद है कि वो किस ची कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या है दोनों इंस्टीट्यूशंस का। तो ऑब्वियसली कॉमसैट्स से ये तो था कि कॉमसैट्स में आप आगे पाकिस्तान लेवल, नेशनल लेवल की इंस्टीट्यूशन है और आप अब किसी बड़ी कंपनी वगैरह में जॉब भी कर सकते हो। बट वो बस यहाँ तक ही था। लेकिन जो लम्स की कंट्रीब्यूशन थी वो ये थी कि this is not it. You have to keep striving for more. You have to keep looking for more. तो ये आई थिंक ये चीज़ मुझे कॉमसेट्स में एटलीस्ट पर्सनैलिटी वाइज अगर मैं कहूँ तो मेरे पास नहीं थी। अच्छा, लम्स के बारे में तो बताया। मेरे जो एक क्वेश्चन है वो ये है कि जब लम्स में अप्लाई किया था, आप कह रहे हो कि आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप मिला, हम्म। तो स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट क्या थी? हम्म। आपका जीपीए मेंटेन होना चाहिए, या मुझे रिक्वायरमेंट थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा था इस रिक्वायरमेंट के बारे में। हम्म। स्कॉलरशिप की अच्छा 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। एक तो एडमिशन सिक्योर करना और दूसरा स्कॉलरशिप सिक्योर करना। तो स्कॉलरशिप की जो मेन रिक्वायरमेंट्स थी, स्कॉलरशिप उधर 2 तरह के थे। एक स्कॉलरशिप तो ये था कि जिस बंदे का या बंदी का टेस्ट बहुत अच्छा हुआ हो, क्योंकि लम्स अपना टेस्ट कंडक्ट करता है एडमिशन्स के लिए। और आई थिंक जीआरई और इस तरह के जीआरई भी एक्सेप्ट करते हैं, जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है टेस्ट का, लेकिन उनका अपना टेस्ट भी होता है। तो उस एक तो ये था कि जो बंदा वो टेस्ट टॉप करेगा उसको कुछ स्कॉलरशिप मिलेगी, और दूसरा ये था फाइनेंशियल एड बेस्ड स्कॉलरशिप, ठीक है, जिसमें आपने बेसिकली ये प्रूव करना होता है ये आई एम नॉट एबल टू बेयर द एक्सपेंसेस, जो भी एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं वो मैं बेयर नहीं कर सकता, मेरी फैमिली इनकम इतनी नहीं है कि मैं बेयर कर सकूँ। तो वो तो वो फाइनेंशियल एड वाला वो स्कॉलरशिप था। तो ये सेपरेट चीज़ है स्कॉलरशिप। जो एडमिशन था मास्टर्स में, दैट वाज मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट थी जीपीए की, विच इज़ क्या आई थी? थिंक एचईसी की जो रिक्वायरमेंट है वही है, विच वाज आई थिंक एट दैट टाइम वाज 2.5 आपका सीजीपीए होना चाहिए। बस। बट द मेन थिंग वाज देयर टेस्ट। ओके। जीपीए मेरा तो आई थिंक 3 से ऊपर ही था उस टाइम पे जब मैं तेईस। आ रहा था इधर अंडरग्रेड करके। अच्छा। बट उनकी जो रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया था टू बी एलिजिबल फॉर एप्लीकेशन, वो वही था जो एचईसी का था, विच वाज 2.5 आपका सीजीपीए होना ही होना चाहिए। और जो मेन चीज़ थी वो अपने टेस्ट को वो रखते थे सामने, कि टेस्ट आपका कैसा हो। तो और टेस्ट आपकी, उसके बाद आपकी मोटिवेशन, आपको एक मोटिवेशन लेटर लिखना होता है कि आप क्यों एडमिशन लेना चाह रहे हो यहाँ पे। और यहाँ एसओपी भी कहते हैं उसे, स्टेटमेंट्स ऑफ पर्पस। और तीसरी चीज़ जो थी वो थी रेफरेंसेस आपके, कि आपने 2 रेफरेंसेस भी देने होते हैं अपने, जिन टीचर से आपने पढ़ा है या जिस लोगों के साथ आपने काम किया, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ गया। तो और इसका एक कुछ केस भी इस तरह का हुआ था कि लम्स के ऊपर कोई इस तरह का, मुझे अब एग्जैक्टली नहीं याद कि किस बंदे से रिलेटेड वो था, लेकिन हम हमारे सुनने में आया था कि लम्स के ऊपर इस तरह एलिगेशन लगा था कि लम्स ने आ, ये फेवरेटिज्म की बुनियाद पे या किसी बुनियाद पे किसी को एडमिशन दिया है इस तरह से ना, कि उस बंदे का जीपीए लो था और उसको एडमिशन दे दिया एटसेट्रा। तो उसके ऊपर लम्स ने फिर एक स्टेटमेंट जारी की थी कि हम लोग जो हैं, हम लोगों का अपना स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड टेस्ट है, हम उसकी बेस पे लोगों को जज करते हैं। हम इस बेस पे स्टूडेंट्स को जज नहीं करते कि पास्ट में उनकी परफॉर्मेंसेस क्या रही है। हो सकता है किसी बंदे ने
4-5 साल पहले अंडरग्रेड किया हो, उसके अंदर उसका जीपीए थोड़ा था, लेकिन बाद में मेहनत करके एक्सपीरियंस वगैरह गेन कर लिया उसने, और अब जो उसने टेस्ट दिया आके 3-4 साल बाद, उसके अंदर उसने आउटशाइन कर दिया सबको। तो उस टेस्ट की काफ़ी वेटेज होती थी एडमिशन के लिए। तो और वो टेस्ट उसके 2-3 पार्ट्स होते थे। एक तो क्वांटिटेटिव टाइप का पार्ट था, जिसमें मैथ्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, कुछ इस तरह से, और एनालिटिकल रिलेटेड पार्ट होता था। और फिर इसी तरह थर्ड पार्ट जो था, वो उसमें आपने एसे रिलेटेड कुछ इस तरह से लिखना होता था। और उसी में शायद आपने, नहीं, एसओपी शायद सेपरेट होती थी, बट एसओपी भी आपने कहीं न कहीं देनी होती थी। शायद एप्लीकेशन जमा कराते हुए देनी होती थी, या उस एग्ज़ाम में देनी होती थी, लेकिन एग्ज़ाम में भी एक एसे रिलेटेड पार्ट होता था। अब मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं याद कि उस एसे में क्या आया था हमें, बट ऐसे में कुछ कुछ पॉलिटिकल रिलेटेड था, कुछ ऐसे ना, कि आपने किसी चीज़ को सपोज़ करना था या अपोज़ करना था, कुछ कुछ इस तरह से, कि आपके इसके बारे में क्या ख़्यालात हैं। और उसमें कुछ एजुकेशन का एस्पेक्ट भी था, एज़ फ़ार एज़ आई कैन रिकॉल। तो टेस्ट मुझे लगता है कि सही हो गया होगा हमारा, इस वजह से मेनली एडमिशन हो गया वहाँ पे। और जहाँ तक फिर स्कॉलरशिप की बात है, तो स्कॉलरशिप का भी, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हो, उसके साथ ही आपने एक स्कॉलरशिप फॉर्म भी फिल करना होता है। उसके अंदर एक ऑप्शन होती है कि अच्छा, डू डू यू नीड फाइनेंशियल एड और नॉट। आप उस ऑप्शन को चेक करते हो तो एक नया सेक्शन ओपन हो जाता है। उसके अंदर आप फिर अपनी सारी डिटेल्स फिल करते हो उसमें। और मैं एक मैं ये कहूँगा कि ये इट्स द मोस्ट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस जो कि मैंने देखा है। ठीक है, जितनी जगहों पे भी मैंने एडमिशन वगैरह दिया या अप्लाई किया, एटसेट्रा एटसेट्रा, कि वो फाइनेंशियल एड का जो प्रोसेस था, उसके अंदर आपने अपने जो 3 महीने के बिजली के बिल घर के, वो लगाने हैं। इसी तरह आपने अपनी टोटल फैमिली इनकम बतानी है, ठीक है? आपने टोटल फैमिली के एक्सपेंसेस बताने हैं, ठीक है? जो आपकी टोटल फैमिली के एसेट्स हैं, आपने वो बताने हैं, ठीक है? वो काफ़ी काफ़ी डिटेल्ड फॉर्म। और एट द एंड फिर वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली आपने जो टोटल इनकम बताई होती है, एसेट्स बताई होती हैं, और जो एक्सपेंसेस बताए होते हैं, उसको बैलेंस आउट करके आपको एक वो फाइनल नंबर देता है। वो नंबर बेसिकली ये होता है कि आप ये इनकम इतनी है और एक्सपेंसेस इतने हैं और डेल्टा इतना है, ठीक है? तो अगर वो डेल्टा इतना है कि आप वो फ़ीस पे कर सकते हो, तो वो कहेंगे कि यार तुम लोग तो इतनी सेविंग्स कर रहे हो मंथली या ईयरली, तो इसमें से फ़ीस क्यों नहीं पे करते तुम? ठीक है? और अगर वो डेल्टा काफ़ी कम है, तो फिर आप यानी फर्दर उस केस को आगे लेके चल सकते हो, वगैरह-वगैरह। तो वो यानी काफ़ी उनका बैकग्राउंड पे क्या वो एल्गोरिदम में चलता है, बस आप डिटेल्स फ़िल करते हो और एंड पे आपको वो रिपोर्ट्स लिख मिलती है। वन्स आप उसका फॉर्म फ़िल कर देते हो, फिर क्या होता है कि लम्स की तरफ से एक बंदा वो भेजते हैं। अब वो आपके घर आता है, आपका घर विज़िट करता है आके, कि यार ये बंदा वाक़ई जो कह रहा है, क्लेम कर रहा है, उसके अंदर कि यार हमारी इनकम, क्योंकि आपको यूजुअली लाइफ़स्टाइल से और लोगों से मुलाकात करने से पता चल जाता है कि यार इस बंदे का क्या इनकम वगैरह क्या होगी, एक्सपेंसेस क्या होंगे। तो उनकी तरफ से एक बंदा आया हमारे घर, वो मेरे वालिद साहब की दुकान पे भी गया, उन्होंने देखा। और घर पे फिर वो मेरे वालिद साहब लेके आए, उसको घर बैठाया, देखा, बातचीत की, पूछा कि कितने अरसे से रह रहे हैं यहाँ पे, एटसेट्रा, जो-जो उनके क्वेश्चन होंगे। और फिर वो चला जाता है वो बंदा, और वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कराता है, और उसकी बेस पे तो ये काफ़ी इट वाज़ वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। और उसके बाद फिर आपको वो लेटर आता है कि आपको फाइनेंशियल एड मिल रही है या नहीं मिल रही। और लकीली मुझे और मेरा एक और दोस्त था जो कॉमसेट से ही था, अ, वो हम 2 लोग थे जो सेम बैच में आए थे कॉमसेट से। हम दोनों को फाइनेंशियल एड मिली थी, और हम दोनों को ऑलमोस्ट 100% फाइनेंशियल एड मिली थी। और बस ये था कि आपने जो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है वो जमा करानी है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस में ये होता है कि वो वन टाइम थिंग होती है, और वो रिफंडेबल होती है वन्स यू ग्रेजुएट। तो सिक्योरिटी और रजिस्ट्रेशन फ़ी कुछ इस तरह से होती है। नहीं, सॉरी, रजिस्ट्रेशन फ़ी रिफंडेबल नहीं होती, लेकिन सिक्योरिटी रिफंडेबल होती है। तो वो एग्ज़ैक्टली। टोटल कोई उस टाइम पे 32,000 रुपीज़ बनते थे, जो मैंने किसी तरह मेरे पेरेंट्स ने मुझे वो दिए।
और मैंने वो सिक्योरिटी और रजिस्ट्रेशन वो जो मैं अप्लाई, इसके अलावा मैंने वहाँ पे कोई पैसा नहीं दिया लम्स में, मैंने जितना टाइम गुजारा। बल्कि मैंने वहाँ से पैसे कमाए उल्टा उल्टा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती थी कि आप एज़ ए टीचिंग असिस्टेंट काम कर सकते हो, आप एज़ ए रिसर्च अच्छा। असिस्टेंट काम कर सकते हो, तो वो पेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। ओके। तो लेकिन हाँ, फाइनेंशियल एड पे एक चीज़ रह गई कि फाइनेंशियल एड जो होती है वो 1 साल के लिए होती है। एक साल के लिए होती है, क्योंकि उनका जो ये स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है वो भी ईयर बाय ईयर की बेसिस पे चल रहा होता है। तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि 1 साल फॉर दिस ईयर, यानी जो भी फॉल सेमेस्टर में आप स्टार्ट हुए हो, तो उस साल के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं उस फंड में, जो एनओपी का फंड है, और वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फंड कर देता है। लेकिन क्या होता है कि उस फंड में भी कहीं से पैसे आते हैं ना, जो इन्वेस्टर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स तो नहीं कहना चाहिए, जो स्पॉन्सर्स हैं या जो जो लोग वैसे लम्स को पैसे देते हैं, अलमनाई हैं जैसे, वो पैसे देते हैं लम्स को, तो उनसे वो फंड चलता है। तो अगर फॉलोइंग ईयर उस फंड में इतने पैसे नहीं आए कि वो जितने उस लोगों को उन्होंने पिछले साल फाइनेंशियल एड दी थी, उन सबको इस साल भी दें, तो फिर क्या होता है कि या तो उन्हें स्टूडेंट्स कट डाउन करने पड़ते हैं बेस्ड ऑन कि क्या उनकी फाइनेंशियल स्टेटस है अगले साल के लिए, या फिर उनको फाइनेंशियल एड की परसेंटेज कट डाउन करनी पड़ती है। अब हर किसी को 100% नहीं मिल सकती, किसी को 80 मिलेगी, किसी को 50 मिलेगी, बाकी वो फिर ऐसे वो देता है। तो मतलब अगले साल आपको दोबारा इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आपको सारे वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिर से जमा कराने पड़ते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। और वो फाइनेंशियल एड फिर उसकी बेस पे कि अब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, कम भी हो सकती है, यानी 50% मिलेगी या 80% मिलेगी। लेकिन एक और जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये कि आप लोन भी अप्लाई कर सकते हो, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन, कि अच्छा। आप जो कुछ स्टूडेंट्स ने अवेल भी किया था, और अब आई थिंक लम्स ने कम्प्लीटली शिफ्ट कर लिया हुआ है अपना फ़ोकस, काफ़ी हद तक शिफ्ट कर लिया अपना फ़ोकस, कि अब वो इंटरेस्ट फ्री लोन देने को प्रेफ़र करते हैं कि आप इंटरेस्ट फ्री लोन ले लें, उससे आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लें, और उसके बाद आपकी जब जॉब लग जाए तो आप जॉब से उसको पे बैक करना शुरू कर दें। जैसे ऐसा मॉडल यूएस में भी चलता है। हाँ, ये बाहर तो चलता है इसका मॉडल। हाँ, लेकिन वहाँ पे इंटरेस्ट के साथ होता है लोन, लेकिन लम्स में जो है इट्स इंटरेस्ट फ्री लोन, जिसे कर्ज़े हँसना कहते हैं। तो और फाइनेंशियल एड सिर्फ़ उन लोगों के लिए रह गई है व्हिच आर लाइक रियली डिज़र्विंग, एक या डिज़र्विंग है बहुत ज़्यादा, या व्हिच आर रियली ब्राइट, कि वो टॉप ऑफ द टॉप हैं, तो उनके लिए स्कॉलरशिप्स हैं। बट आई थिंक इन बोथ ऑफ दीज़ सिचुएशंस इट्स लाइक ए ग्रेट अपॉर्च्युनिटी अगर किसी को मिलती है कि वो वहाँ जाके एजुकेशन लें, और वहाँ वहाँ पे टाइम टाइम स्पेंड करें, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि इट रियली हेल्प्स यू टू गो वन स्टेप फर्दर, कि आपने एजुकेशन तो ले ली। मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से हो सकती है कि अगर मैं कॉमसेट से ग्रेजुएट होता और किसी जॉब पे लग जाता, तो आई थिंक मैं शायद एक लंबा अरसा उसी जॉब में काम कर रहा होता, और शायद अपने आप को एक पुश ना कर रहा होता कि अच्छा यार ये भी तो करके देखें, इसमें कैसे काम होता है, या ये चीज़ भी ट्राई करके देखें, या ये भी चीज़, और टूल्स, टेक्नोलॉजीज़, लर्निंग, डेवलपमेंट, आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद उस तरह से ना होती, जो कि जो पुश आपको जिस तरह से लम्स में जाने के बाद आपको मिलता है, कि क्योंकि आपके इर्द-गिर्द के जो लोग होते हैं, वो सारे भी इस तरह सोच रहे होते हैं, बड़ी जगहों पे जाने का, बड़ी जगहों पे अप्लाई करने का। कॉमसैट्स में मैंने कभी सुना भी नहीं था कि लोग गूगल अप्लाई कर रहे हैं या माइक्रोसॉफ्ट अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर ट्रेंड था कि लोग अंडरग्रेड में ही जो उनका फाइनल ईयर था, उसी के अंदर ये सोचना शुरू कर देते थे, ये डिस्कस करना शुरू कर देते थे बड़ी कंपनीज़ में अप्लाई करने का, और वहाँ से हर साल लोग इस तरह से जाते भी हैं वहाँ वहाँ से। तो ये जो सोच थी प्रोग्रेसिव, कि यू हैव टू कीप लर्निंग, यू हैव टू कीप ग्रोइंग, ये जो एटीट्यूड था, ये आई थिंक ये वहाँ से आया है। तो व्हिच इज़ अ गुड एंड पॉजिटिव थिंग। अच्छा, टाइम तो ऑलमोस्ट एंड हो गया है, बस एक लास्ट क्वेश्चन है जिसका आधा आंसर तो मुझे मिल चुका है। अच्छा,
हाँ, तो ये है बेसिकली, कोई भी बंदा प्रोफेशनल लाइफ में जाता है तो वो कहता है कि यार मास्टर्स करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम्म। क्या एग्री करेंगे आपसे? यार ये काफ़ी ओपन ओपन एंडेड क्वेश्चन है। अब जस्ट टू जैसे सम मैं अप, जस्ट मेरे केस में हाँ बताऊं, 5 minutes मेरे में। केस में बताऊं तो मेरे केस में तो बड़ा हेल्पफुल साबित हुआ है। ठीक है। या अगर मैं इसीलिए मैं कह रहा था कि मुझे आधा क्वेश्चन का आंसर मिल चुके हैं। मेरे केस में तो बहुत हेल्पफुल साबित हो, उसकी फिर रीजन है ना कि एक, ये तो रीजन है कि मास्टर्स एक एडेड क्वालिफिकेशन है, लेकिन उसके अलावा आपने कहाँ से किया है, किस फील्ड में किया है, वो भी बहुत मैटर करता है फिर। तो मेरे केस में ज़्यादा ये ये चीज़ मैटर नहीं करती कि मैंने मास्टर्स किया, ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि कहाँ से किया। ठीक, तो उसने काफ़ी काफ़ी ज़्यादा उसने ऐड किया चीज़ों में, क्योंकि जब जब कॉमसर्ट्स में थे हम, तो हम ये कभी नहीं थे सुनते होते कि किसी बंदे की डायरेक्ट जॉब हो गई, फॉर एग्जांपल वारिद में या जैज़ में या बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स में। क्योंकि टेलीकॉम इंजीनियरिंग कर रहे थे तो सब लोग टेलीकॉम की फील्ड जॉइन करने का सोच रहे थे, लेकिन कोई भी ये वाली बात नहीं था करता कि हम जैज़ में जाएँगे या किसी और ज़ोंग में जाएँगे या वारिद में जाएँगे एटसेट्रा एटसेट्रा या टेलीनॉर में जाएँगे। उधर जो बात होती थी ना वो ये होती थी कि यार हम कोई सबकॉन जॉइन करेंगे। सबकॉन में जिस तरह जो कंपनीज़ थी, अ, मुझे अब नाम नहीं याद किसी सबकॉन का, लेकिन जो सब कॉन्ट्रैक्टर टाइप होती हैं जो इनसे प्रोजेक्ट्स वगैरह लेके वो डिलीवर कर रही होती हैं, या वेंडर्स हैं जिनमें एरिक्सन था, हुआवे था, नोकिया था, कि उनमें तो अगर किसी बंदे की जॉब डायरेक्ट एरिक्सन या हुआवे वगैरह में हो जाती थी तो इसको बड़ा एप्रिशिएट किया जाता था कि यार वाजी वाह, इसकी तो डायरेक्ट वेंडर में जॉब होगी। नहीं तो मोस्टली लोगों का ट्रैक यही होता था कि वो स्टार्ट करते थे किसी सब कॉन्ट्रैक्टर से, इंटर्नशिप करते थे, फिर वो जॉब में कन्वर्ट होती थी, जॉब करते थे, फिर कई साल के एक्सपीरियंस के बाद फिर या वो किसी वेंडर में जाते थे या किसी या किसी ऑपरेटर में जाते थे, टेलीकॉम वगैरह। तो लेकिन लम्स में आने का मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरी डायरेक्ट जॉब हो गई थी वारिद में। और उसका यही था कि लम्स में एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट था, कैरियर सर्विसेज ऑफिस के नाम से, सीएसओ। उनका काम ही यही था कि वो कैरियर फेयर्स कराते थे, कंपनीज से जो जॉब्स वगैरह, कंपनीज को जो ह्यूमन कैपिटल चाहिए उनको स्टूडेंट्स के रिज्यूमे फॉरवर्ड करते थे या उनसे जॉब डिस्क्रिप्शन लेके एडवर्टाइज करते थे लम्स के डायरेक्टर। तो उन्होंने ये जॉब जो थी वारिद की भी ये इंटरनली एडवर्टाइज की थी। और उस जॉब के ऊपर फिर टेस्ट हुआ। आई थिंक उस जॉब के ऊपर 30 लोगों ने टेस्ट दिया था, और 30 में से 10 जो थे वो इंटरव्यूज़ टेस्ट से सिलेक्ट हुए थे, और 4 जो थे वो सिलेक्ट हुए थे इंटरव्यूज़ के लिए। और उन 4 में से उन्होंने मुझे एक बंदे को सिलेक्ट किया था मुझे। और इंटरव्यूज़ में आई थिंक आई वाज़ एबल टू मेक इट, बिकॉज़ क्योंकि कुछ ऐसे एडवांस कॉन्सेप्ट से वायरलेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो उन्होंने पूछे, और आई थिंक मैंने उसका जवाब सही दे दिया, तो दे थॉट कि ही इज़ गुड। तो ये था कि मुझे तो उसका फ़ायदा हुआ था, 100% कहूँगा मास्टर्स का। लेकिन जनरली पाकिस्तान में उस तरह से शायद मैं इसका एग्ज़ैक्ट भी आंसर नहीं वो कहना चाह रहा कि फ़ायदा नहीं होता। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यू कि आप मास्टर्स में क्या करते हैं। लेकिन अगर तो आप ये कह रहे हैं कि आप मास्टर्स के बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने अंडरग्रेड किया, फिर उसके बाद डायरेक्ट मास्टर कर लिया, अब आप जॉब मार्केट में जा रहे हैं, तो आप भी स्क्रैच से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं है कोई। और जो बंदा डायरेक्ट अंडरग्रेड से उस जॉब मार्केट में आ रहा है, वो भी स्क्रैच से ही स्टार्ट करेगा क्योंकि उसका भी एक्सपीरियंस नहीं है कोई। तो वहाँ पे दोनों बराबर हो जाते हैं, आपको कोई एज नहीं मिलेगा सिर्फ मास्टर्स की बेस पे, अनलेस एंड अनटिल आपका पीछे कोई एक्सपीरियंस है या आपने मास्टर्स में उससे रेलेवेंट कोई काम किया हुआ है। ठीक, इसलिए मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप या कोई भी बंदा ख़ास तौर पे पाकिस्तान में अंडरग्रेड के बाद जॉब ज़रूर करें किसी भी तरह की, ताकि आपका एक्सपीरियंस उसमें ऐड होता जाए, और उसके साथ-साथ या मास्टर्स कर लें या उसके बाद जॉब से ब्रेक लेके मास्टर्स कर लें। कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन बना लें जो जॉब के साथ हो। फिर आप जब मास्टर्स के बाद जाएँगे तो आप कहेंगे कि यार मेरे पास एक्सपीरियंस भी है इंडस्ट्री का, और ऑन टॉप ऑफ दैट मेरे पास मास्टर्स भी है।
तो वो उसमें आप काफ़ी शाइन आउट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। लेकिन अगर आप इसी तरह अंडरग्रेड करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली मास्टर्स कर लेंगे, एक्सपीरियंस नहीं है कोई, तो उसमें फिर चैलेंजिंग हो जाएगा। आप और फिर अंडरग्रेड वाला एक सेम लेवल पे आ जाएँगे। और हाँ, एसेंशियली ये है। लेकिन फिर बेहतर ये है कि अगर आपने वो एक्सपीरियंस नहीं लिया, तो फिर या तो ये है कि आप एकेडमिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप रिसर्च में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो फिर आप एकेडमिक्स की ही फील्ड में जॉइन कर लें, रिसर्च को जॉइन कर लें, स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ों पे रिसर्च करने लग जाएँ। तो वो वो ट्रैक भी पाकिस्तान में थोड़ा-सा सेपरेट कंसिडर होता है, लेकिन बाहर जो रिसर्च का ट्रैक है, वो भी अल्टीमेटली इंडस्ट्री के साथ जाके मिलता है। जैसे आपने देखा होगा बेल लैब्स हैं, या हर यूनिवर्सिटी के साथ एक लैब्स हैं, एमआईटी के साथ एक लैब्स है, और इसी तरह जो उनकी इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप है। तो वो क्या वहाँ पे जो आप रिसर्च बेस्ड जिन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, वो वही प्रॉब्लम्स हैं जो इंडस्ट्री वालों को फेस हुए हैं, और उन्होंने उसको एज़ ए रिसर्च प्रॉब्लम ऐसे लोगों को दे दिया है जो डॉक्टरेट करना चाह रहे हैं, पीएचडी वगैरह। वो उसके अंदर उस प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करते हैं, और फिर इंडस्ट्री के लिए भी वो प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाता है। इंडस्ट्री फिर उसके ऊपर कोई टूल बना देती है एटसेट्रा। लेकिन पाकिस्तान में इसको, इन दोनों स्ट्रीम्स को थोड़ा सेपरेट ही ट्रीट किया जाता है कि ये एकेडेमिया है और ये इंडस्ट्री है, और इन दोनों का कोई वो नहीं, जो कि व्हिच डज़न्ट मेक सेंस। तो ये है। हमारे साथ काफ़ी चीज़ें जो है मेक सेंस नहीं करती। चल रहा है निज़ाम। खैर। तो आज की एक्चुअली पॉडकास्ट यहाँ पे एड करते हैं। बड़ा अच्छा लगा, काफ़ी चीज़ें मुझे और पता चली आपके बारे में। हाँ, तो तुम्हारे बारे में वैसे काफ़ी चीज़ें रह गई हैं जो हमने डिस्कस वो की, लेकिन होगी, और ऐसा इसका ऐसा ये चीज़ें पूरी होगी। एक और इसका कंटिन्यूएशन एक एपिसोड बनाते हैं, जो हाँ, ज़्यादा वक़ार फ़ोकस्ड हो एज़ कम्पेयर टू जो ज़्यादा बिलाल फ़ोकस्ड हो, ताकि उसमें पूरा कैटेगरी जाना है। बड़ा रोलर कोस्टर सा है। एग्ज़ैक्टली। चलो बेस्ट हो और गया। कुछ और क्वेश्चन भी जो इस पॉडकास्ट से रिलेटेड हैं, कि रीज़न क्या है? एक एक क्वेश्चन हो आएगा ही लोगों के ज़हन में कि पॉडकास्ट करने सही। का रीज़न क्या है, और हम क्यों कर रहे हैं इस तरह से? और फिर इस पॉडकास्ट में ये पॉडकास्ट टारगेट किस तरह के ग्रुप को कर रही है, या ये एक जेनेरिक चीज़ है? और ये इसी तरह जिस तरह हम अभी हैं वेरी कैजुअल और इसी तरह रहेगी, या ये फॉर्मल होगी? और या ये कि हम ये रिमोटली क्यों कर रहे हैं, हम फिज़िकली क्यों नहीं कर रहे? जो क्योंकि बाकी पॉडकास्ट आप देखते हैं, लोग फिज़िकली आके बैठते हैं, पूरा एक सेटअप होता है कैमरा का, लाइटिंग का, सब कुछ। तो वो क्यों नहीं है, रिमोटली क्यों कर रहे हैं? तो आई थिंक इसकी भी एक और सेपरेट कंटिन्यूएशन बनेगी, जो जिसके अंदर इस चीज़ पे बात होगी। और फिर हाँ गेस्ट जी, वगैरह। बिल्कुल, बिल्कुल इंशाल्लाह। तो ये मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर आपको इस पॉडकास्ट के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ईमेल एड्रेस भी हम शेयर कर देंगे, आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, ताकि हमारा आपस में कनेक्शन रहे व्यूअर्स हुँ, के साथ और हमारे साथ। और डिफरेंट क्वेश्चन और डिफरेंट इफ़ यू वांट टू कि ऐसे कि यार हमें इस स्पेसिफिक टॉपिक में हमें पॉडकास्ट चाहिए, तो हम देखेंगे कि अगर वो हमारे इसमें सूट करता हो तो हम वो भी कर सकते हैं। तो और बस स्पेसिफिकली अगर हम हमारे साथ कोई गेस्ट भी हमारे साथ ऐसा हुआ जो उस टॉपिक में एग्जैक्ट एग्जैक्ट एक्सपर्ट हुआ, या उसके ऊपर बात कर सकता हो। एग्जैक्ट। सो आज की पॉडकास्ट हम यहाँ पे एंड करते हैं। फर्स्ट एपिसोड थी और ज़बरदस्त रही है मेरे ख्याल से। इंशाल्लाह कैरी ऑन हम करते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं बिलाल फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। एपिसोड में थैंक यू इंशाल्लाह। सो मच फॉर थैंक यू। टेकिंग आउट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। नो सी यू। प्रॉब्लम।